वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रूप सिंह मीना है और कल हमने इस पर्ल प्रोग्रामिंग के फर्स्ट पार्ट में अपन ने कुछ पर्ल का बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने देखा था। आज हम कल वाले जो इंट्रोडक्शन था उसी से आगे के अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे पर्ल आइडेंटिफायर्स, यानी पर्ल के अंदर कोई भी वेरिएबल होता है उसको किस तरीके से डिक्लेयर करता है, कौन कौन सी विशेषता होती है उसकी। पर्ल identifier is a name used to identify a variable, function, class, module or any other object. पर्ल वेरिएबल को जो नाम होता है स्टार्टिंग होती है, उसको स्टार्टिंग में आप $साइन या @ या परसेंट, तीन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। तीनों का अलग अलग मतलब है जो अपन अभी और विस्तार से अपन देखेंगे। ये स्टार्टिंग इंडिकेशन है जिसका अपन देखेंगे। तो ये $साइन का यूज करता है सिंगल वेरिएबल के नाम से। @ का उपयोग एरे के लिए और इसका हैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जस्ट बाद में वेरिएबल का नाम लिखा जाता है जिस नाम से वो अपना वेरिएबल मेमोरी में सेव होएगा, जिसके अपन ने पहले पढ़ चुके थे। लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है या डिजिट हो सकते हैं 0 to 9 के बीच में। पर्ल किसी भी वेरिएबल के बीच के अंदर नाम के जो वेरिएबल आइडेंटिफायर उसके बीच में आप कोई इनमें से कोई सा भी साइन यूज नहीं कर सकते क्योंकि रिजर्व वर्ड्स है इनका। पर्ल की लैंग्वेज के अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है जो मिसमैच नहीं होना चाहिए, तो ये कभी भी किसी भी वेरिएबल के नाम के अंदर नहीं हो सकते, स्टार्टिंग में होंगे हमेशा। पर्ल इज ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि यहाँ पे $ABC और $ABC लिखा है, दोनों का डिफरेंट अलग अलग आइडेंटिफायर्स है, अलग अलग वेरिएबल्स है, दोनों का अलग अलग मतलब है यहाँ, ठीक है। और अपने पिछली क्लास में अपन ने यहाँ पे जो देखा था मैंने, किसी भी प्रिंट के बाद आप वेरिएबल का नाम लिखते हो, सिंगल कोट्स में लिख सकते हो, डबल कोट्स में लिख सकते हो, लेकिन दोनों के अंदर मतलब अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर आप किसी भी वैल्यू को सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हो तो वो वैल्यू के अंदर जो भी वेरिएबल लिखे जाएंगे उनका मीनिंग एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा। और डबल कोट्स के अंदर आप उस वैल्यू को लिखते हो तो डबल कोट्स के अंदर जो भी वेरिएबल लिखे होंगे उनकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, उसमें एज इट इज वेरिएबल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे $A = 26 है, यहाँ पे प्रिंट वैल्यू = $A अपन ने जो फर्स्ट बार लिखा है डबल कोट्स के अंदर लिखा है, और नीचे जस्ट इसके नीचे लिखा अपन ने सिंगल कोट्स के अंदर। सिंगल कोट्स के अंदर जब आप इसका आउटपुट देखोगे तो फर्स्ट बार में वैल्यू रिप्लेस हुई है, A = 26 रिप्लेस हो गई है वैल्यू, जबकि सेकंड टाइम पे सेकंड जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके अंदर उसकी वैल्यू एज इट इज रही है, $A एज इट इज रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, डबल कोट्स के अंदर वैल्यू इंटरपोलेट हो जाती है जबकि सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू चेंज नहीं होती है। इज दैट क्लियर? मोटे मोटे ध्यान रखने वाली बात यह है कि डबल कोट्स के अंदर कोई भी वेरिएबल आप लिखोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा रिप्लेस होगी वहां पे उस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, और सिंगल कोट्स के अंदर लिखोगे तो जो भी वेरिएबल लिखा जाएगा वो एज इट इज प्रिंट होगा, उसकी वैल्यू रिप्लेस बिल्कुल नहीं होगी। इसके बाद आता है एस्केपिंग को फंक्शन। एस्केपिंग और सिंगल कोट्स दोनों सेम ही चीजें हैं। आप इसके अंदर किसी भी जो वेरिएबल है उसके नाम के आगे अगर आप स्लैश लगा दोगे, बैक स्लैश लगा दोगे, तो वो वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस नहीं होगी। वो वेरिएबल को जस्ट लाइक सिंगल जो अपनी सिंगल कोट है उसकी तरह वो काम नहीं करेगा। जैसे कि आप अपना लिखा है, इसको पहले वाले को डबल कोट्स के अंदर लिखा और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ही लिखा है, लेकिन उसके स्टार्टिंग अपने क्या लिखा है, बैक स्लैश काम में लिया है। जिसका अर्थ यह है कि ये जो $, आपने काम लिया है ये नॉर्मल वेरिएबल है, नॉर्मल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। इसको बैक स्लैश उसके मीनिंग को खत्म कर रहा है। सो अगर आप सिंगल कोट्स ना लिख के डबल कोट्स के अंदर ही आप इस तरीके से लिखना चाहते हो कि आपकी वैल्यू रिप्लेस नहीं होना चाहिए, तो आप बैक स्लैश काम में ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है अपना ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर्स होता है कि जो किसी भी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स का काम होता है अपनी समस्याओं को सोल्व करना, किस तरीके से आप दो ऑपरेटर्स को काम में ले सकते हो, उनके बीच में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ये देखने के लिए अपन ऑपरेटर्स काम में ले जाते हैं। इसी क्रम में अपना सबसे फर्स्ट है अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर्स।
अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को अपन अच्छे तरीके से जानते हैं कौन कौन से होता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंट। हर एक का अपन मीनिंग जानते हैं। अगर आपने जैसे एग्जांपल में लिखा है अपन ने ए की वैल्यू अपन 39 लिखा है और बी की वैल्यू 35 लिखा है, तो डॉलर सम इक्वल टू अपन ने लिखा है ए प्लस बी, दो वेरिएबल्स है उनका अपने सम कराना है, तो डॉलर ए और डॉलर बी अपन ने यहाँ पे काम लिया है। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन कराना डॉलर ए माइनस डॉलर बी, और मल्टीप्लाई करना है तो डॉलर ए मल्टीप्लाई डॉलर बी। डिवीजन करना है तो अगर आपने को डिवीजन करना है तो अपन ने डिवीजन वाला साइन काम में लिया है। और अगर आपने को उसको शेषफल चाहिए, अपने को आपने एक को आपने बी से डिवाइड किया तो व्हाट शुड बी रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए वो देखना है, तो आपको मॉडुलस ऑपरेटर काम में लोगे। और आपको ए की पावर एन यानी कि ए की पावर 2, 3, 5 निकालना है, तो आप एक्सपोनेंट फंक्शन काम में लोगे, डबल स्टार काम में लोगे। तो अपन ने यहाँ पे किया है, तो अपन ने ये अपने फंक्शंस वैल्यू लिखी और इनको अपन ने प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे सिंपल सा है, कुछ अलग नहीं किया। प्रिंट के अंदर आपने उस वेरिएबल का नाम लिखा अपन ने डॉलर सम, सम के अंदर अपन ने वैल्यू यहाँ पे ऑपरेशन पहले ही किया है। तो इससे आप उसका आउटपुट देखोगे तो सम के द्वारा संख्या जुड़ रही है, सब्सट्रैक्शन घट रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे डिवीजन कर रहा है तो पॉइंट उसका पूरा आंसर आ रहा है। मॉडुलस के अंदर उसका जो शेषफल बच रहा है, अगर आप 39 को 35 से डिवाइड करोगे तो 4 जो शेषफल बचेगा वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। एक्सपोनेंट कर रहे हैं अपन, तो 39 की वैल्यू 3, 39 पावर 3 लिखा है, तो अपन ने उसका ये आंसर आएगा। तो ये अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद आप बताएं इक्वलिटी ऑपरेटर्स। इक्वलिटी ऑपरेटर्स यानी दो वैल्यूज को आपको कंपेयर करना है, और इक्वलिटी जो भी ऑपरेटर है उसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स होगा, वो कंडीशन चेक करेगा। तो उसी में सबसे पहला है इक्वल टू, डबल इक्वल, इसका मतलब है इक्वल टू, तो दो ऑपरेंड्स है डॉलर ए और डॉलर बी, दोनों इक्वल है या नहीं ये चेक करेगा। दोनों इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल, इसका मतलब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो भी इक्वल वाला ही है, लेकिन इसका आउटपुट -1, 0 या 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये चेक करने का काम आता है कि दो वैल्यू इक्वल है या नहीं, या कौन सी साइड वाला बड़ा होता है। अगर दोनों वैल्यू बिल्कुल इक्वल है तो 0 रिटर्न करेगा। अगर फर्स्ट वाला आर्गुमेंट बड़ा है तो पॉजिटिव, और सेकंड वाला आर्गुमेंट बड़ा है तो माइनस। ओके, डिपेंडिंग ऑन वेदर द लेफ्ट आर्गुमेंट इज न्यूमेरिकली लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन। नेक्स्ट है ग्रेटर देन। अगर ये चेक करता है कि अगर डॉलर ए ग्रेटर देन का साइन अपन यहाँ पे यूज किया है, ग्रेटर देन बी, अगर डॉलर ए की वैल्यू डॉलर बी से बड़ी है, यानी कि बी वेरिएबल से डॉलर ए की वैल्यू बड़ी है, वेरिएबल ए की वैल्यू बड़ी है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर डॉलर बी की वैल्यू बड़ी है, ए की लेस है, छोटी है, तो ये लेस देन, ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन इक्वल, या तो ए की वैल्यू बी के बराबर होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। लेस देन इक्वल टू, या तो बी की वैल्यू ए से लेस देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तो ट्रू करेगा, अदरवाइज हर कंडीशन में फॉल्स ही रिटर्न करेगा। इसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में यानी कि वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू किस तरीके से आप असाइन कर सकते हो। इक्वल है डॉलर सी इक्वल टू डॉलर ए प्लस बी, ए और बी दोनों का सम होकर सी वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, प्लस इक्वल, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स बोलते हैं अपन जिनको, यानी कि अपना पूरा विस्तार से ना लिखे छोटे रूप में अपन लिख सकते हैं। सी प्लस इक्वल इक्वल टू डॉलर ए, जिसका फुल अगर आप उसको एक्सपेंड करोगे तो इसका मतलब क्या है कि डॉलर सी इक्वल टू सी प्लस ए। सेम इसी तरीके से माइनस वाले में मल्टीप्लाई, डिवीजन, एक्सपोनेंट एंड सारे ऑपरेटर जो अपन मॉडुलस जितने ऑपरेटर पढ़े हैं उनको आप शॉर्ट हैंड इस तरीके से भी लिख सकते हो उसमें। इट्स फॉर इजी कन्वीनियंस। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट है अपना बिट वाइज ऑपरेटर, यानी कि अपने को बिट लेवल पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो अपने को बिट वाइज ऑपरेटर काम में लिए जाना है। बिट वाइज के अंदर पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, जो कि बिट वाइज बिट कंपेयर करता है। यानी कि आपने जैसे डॉलर ए इक्वल टू 60 लिखा तो पहले बिट में लिखोगे आपको 2 बिट फॉर्मेट में, तो उसका बाइनरी नंबर ये हो जाएगा और 13 वाले का बाइनरी नंबर ये हो जाएगा।
फिर ये चेक करेगा कि एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों तरफ वैल्यू ट्रू होगी, दोनों तरफ 1 1 होगा तो ही इसका आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज हर केस में कंडीशन फेल हो जाएगी। जस्ट अब आप यहाँ पे देखोगे तो पहला वाला केस अगर अपन लेफ्ट हैंड से बात करें, बिट बाई बिट परफॉर्म करें अपन, इस तरफ 1 है और इस तरफ 0 है, तो 1 0 का आउटपुट 0 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर दोनों तरफ 1 1 है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये वाली थर्ड नंबर की वैल्यू है, ये इधर 1 है और इधर 1 है, दोनों 1 1 है तो इस तरफ 1 प्रिंट हो रहा है। यानी कि बिट एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों वैल्यूज 1 1 होगी तो ही उसका आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और ऑपरेटर नेक्स्ट है, और ऑपरेटर, ये अपना और एक सिंगल बार से अपन और ऑपरेटर को दिखाते हैं, जिसका अर्थ है कि अगर 0 एक फर्स्ट वैल्यू 0 हो या 1 हो, अगर दोनों में से एक ऑपरेशन 1 है, यानी $A की पहली बिट और $B की पहली बिट, दोनों में से कोई एक भी 1 है तो उसका आउटपुट हमेशा 1 आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। जैसे कि अपना फर्स्ट केस देखते हैं, यहाँ पे दो फर्स्ट सेकेंड दोनों बिट 0 0 है और यहाँ पर भी 0 0 है, तो इसका आउटपुट 0 है, अदरवाइज हर केस में 1 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 0 है। सो अगर दोनों में से एक वैल्यू भी 1 है तो ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। एक्सओर ऑपरेशन क्या होता है बिट वाइज में, अगर दो अपने पास वैल्यूज है, 2 बिट है, एक अगर दोनों बिट सेम टाइप की है, दोनों 0 0 है या 1 1 है तो इसका आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज दोनों अगर अलग अलग तरह की वैल्यू, अगर एक 0 है और एक 1 है तो उस केस में आउटपुट हमेशा 1 आएगा। यानी अगर सेम टाइप की वैल्यू है तो आउटपुट 0 आएगा, और अलग अलग तरह की वैल्यू है दोनों वेरिएबल्स की तो आउटपुट 1 आएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या निकालते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो उसकी वैल्यू बिट वाइज पहले बाइनरी नंबर लिखा जाता है और वंस कॉम्प्लीमेंट में जस्ट उसका उल्टा कर दिया जाता है, 0 का 1 1 का 0, जैसे कि यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 0 0 और 1 1, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। और इसके बाद है बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट, यानी कि जो आप लिखोगे $A की वैल्यू कितना है 60, जब आप इसको बाइनरी शिफ्ट करोगे, बाइनरी जो वैल्यूज है 2 टाइम्स आपको वैल्यू शिफ्ट करनी है और लास्ट में 0 अपेंड करना है, तो उससे जो आउटपुट आएगा आपका 240 रहेगा। और राइट शिफ्ट के अंदर आपका जो वैल्यू है, जो बिट्स है, उनको राइट साइड में शिफ्ट करना है। कितनी बार शिफ्ट करना है, 2 बार, और साथ में 0 अपेंड करना है। तो इस तरीके से जो आउटपुट आएगा वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके बाद है अपना लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में अपने पास होता है एंड, और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का भी सेम वही कंसेप्ट है, अगर 2 कंडीशंस है, दोनों में से एक कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन ट्रू रहेगी एंड के अंदर तो ही आउटपुट फाइनली ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगी। और के अंदर अगर दोनों में से एक कंडीशन, अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है, यानी कि एक कंडीशन 0 है और एक कंडीशन 1 है, तो उसका आउटपुट हमेशा 1 आएगा मिनिमम। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है या 0 0 है तो उसका आउटपुट हमेशा 0 आएगा। नॉट जस्ट रिवर्स करेगा, जो भी कंडीशन, अगर $A की वैल्यू $A ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर को यूज करके उसकी वैल्यू फॉल्स की जा सकती है। तो ये अपने कुछ पर्ल प्रोग्रामिंग के अंदर काम में आने वाले, मुख्य रूप से जो काम में आते हैं वो ऑपरेटर्स हैं। सो आज के अपने इस सेशन में अपन इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें अपन पढ़ेंगे लूप्स कौन कौन से काम आते हैं, और आगे के जो फीचर्स हैं पर्ल प्रोग्रामिंग के वो अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।